सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मोदी जी से कि अगर आप 15 लाख नहीं दे सके, 2 करोड़ नौकरी का आपने वादा किया था, दिया क्या ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो घर में रखा था वो भी रद्दी का टुकड़ा बना दिया। कांग्रेस में 2 तिहाई बहुमत से एक स्थिर और स्थायी सरकार। हसरत की खेती हो, नफरत की खेती न हो, इसीलिए तो हम एक हुए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी जी वक्त हमारे साथ में। और तिवारी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक लंबे समय से राजनीति में हैं, 9 बार विधायक रहे, वर्तमान में राज्यसभा सदस्य हैं। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मेरे परिवार में राजनीतिक पृष्ठभूमि है मेरी। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम में थे, अच्छे बड़े एडवोकेट थे। फिरोज गांधी साहब के साथ इलाहाबाद में पढ़ते भी थे। जब मैं हाई कोर्ट में वकालत करने लगा तो श्री संजय गांधी जी पर एक केस चल रहा था। जनता पार्टी की सरकार उन्हें प्रताड़ित कर रही थी, उन पर झूठे मुकदमे लगा रही थी। तो मैं अपने सीनियर हमारे जो थे श्री पीसी चतुर्वेदी साहब, उनके साथ उनका कंसल्टेशन में गया, उनके लिए अपीयर होने गया और वहां संजय जी मिले। संजय जी मेरी वकालत से प्रभावित हुए और माना जाए कि आपको राजनीति में अगर लाने वाला कोई है तो संजय गांधी है, भले ही आपके फैमिली जो बैकग्राउंड पॉलिटिकल रही हो। मैं इसमें बहुत कुछ इंदिरा जी को देता हूं, क्योंकि इंदिरा जी मेरे जो ससुर थे, मेरे पत्नी के पिता, उनके साथ शांति निकेतन में वो पढ़ती थी साथ में, तो वो भी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। तो वो, लेकिन मैं ये कहूंगा संजय जी पहले पार्लियामेंट लड़ाना चाहते थे, मैंने मना किया। फिर जब असेंबली का हुआ तो फिर उन्होंने कहा, और जब कहा तो इस बार मैंने स्वीकार कर लिया। और इस तरह मैं 1980 में पहला चुनाव लड़ा, जीत गया। फिर 1980, 85, 89, 91, 93, 96, 2002, 2007, 2012 9 चुनाव मैंने विधानसभा के लड़े और जनता का आशीर्वाद और ईश्वर की मेहरबानी मैं सारे चुनाव जीत गया। ना आपने पार्टी चेंज की, ना आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी चेंज की, ऐसा क्या है? इसलिए कि मैं खुद चेंज नहीं हुआ। मैं पहले दिन से ही, जैसे हर आदमी एक धार्मिक होता है, मैं अपने काम के प्रति धार्मिक हूँ। मैं रिलीजियसली अपनी ड्यूटी पूरी करता हूँ। वैसे राजनीति में जब मैं आया तो मैंने रखा कि नहीं, 2 दिन मेरा हफ्ते में निर्वाचन क्षेत्र में होगा, और मैं जब वकालत करता रहा सैटरडे संडे रहा। फिर जब मैं मंत्री बना 1 दिन। फिर मैं वायदे नहीं करता, पर मन में बैठा लेता हूँ कि ये बन जाए तो इस क्षेत्र चुनाव आता है तब तो जनता से कुछ न कुछ कहते होंगे ना। अगर वायदा नहीं करते होंगे तो क्या कैसे समझाते होंगे जनता को? जनता को एक चीज मालूम है, अब बताना भी नहीं पड़ता। निर्वाचन क्षेत्र पहली बात तो जब चुनाव में लड़ता तो बहुत कम जाता था चुनाव के दिनों में, क्योंकि चुनाव के पहले मैं पूरा कर लेता था और जनता जानती है कि ये वो हैं। यानी होमवर्क पूरा, तो फिर एग्जाम देने का कोई डर नहीं। फिर मुझे ये लगता था कि चुनाव में जाऊं न जाऊं, 2-4 दिन घूम टहल आया, मिल आया, और सबको मेरा अंदाज मालूम था कि वोट नहीं मांगेंगे, वायदा नहीं करेंगे, और कभी मैं गुस्सा भी हो जाता था। इसीलिए आज तक मेरा कोई लगा हुआ शिलान्यास का पत्थर ऐसा नहीं है जहां पर फिर उद्घाटन का पत्थर न लगा हो। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है जो पूरी न हुई हो विकास के मामले में। मैं इस मामले में खुशकिस्मत हूं कि जब मैं राज्यसभा चला गया तो मुझे एक ही चिंता थी कि क्या होगा रामपुर खास का। पर मेरी बेटी मुझसे बेहतर ढंग से काम कर रही है, मुझसे बेहतर ढंग से काम उसे कैसे कराया जाता है मालूम है। तो मैं इस बात से संतुष्ट हूं और जितना बन सकता है मेंबर पार्लियामेंट के रूप में मैं योगदान देता हूं। पर मोना जी ने सब कुछ संभाल लिया है। सर, आप कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। मोना जी रामपुर खास से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, पूरे प्रदेश में आपको जाना है, तो ऐसे में मोना जी के लिए कितना समय आप दे पाते हैं या कितना समय देने की प्लानिंग है आपकी? देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है स्टार प्रचारक के सामने भी 1-2 दिन निकल आते हैं। तो निकल आएगा, जैसे परसों का दिन मेरा खाली है,
3 विधानसभा क्षेत्रों में मेरे कार्यक्रम लगे करूंगा। और उसके बाद देर रात 10 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, मैं वहां से चलूंगा, रात में जाके अपने गांव रुक जाऊंगा, 1 बजे करीब पहुंचूंगा और सुबह से मेरा कुछ और कार्यक्रम लगे हैं दूसरे क्षेत्रों के, वो कर दूंगा। परसों मैं मोना जी के क्षेत्र में हूं और उन्होंने जो कार्यक्रम लगा रखे होंगे वो मैं करूंगा। मैं एक चीज में बहुत ही कांग्रेस की प्रति जिम्मेदारी है तो बेटी के प्रति भी तो जिम्मेदारी निभानी है ना। नहीं, चूंकि वो कांग्रेस के कैंडिडेट है इसलिए उसने जब मांगा है मैं जाऊंगा। और फिर क्षेत्र में एक चीज मैं बता दूं, जहां से मोना जी चुनाव लड़ रही है वहां झगड़ा ये नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, वहां झगड़ा ये है सिर्फ, या कह सकते हैं सवालिया निशान ये है कि कितने वोटों से मोना जी जीतेंगी। पिछला पहली बार चुनाव लड़ रही थी, एमएलए का इलेक्शन वो 74,000 से जीत गई, जबकि बाई इलेक्शन था और मोदी जी का उस समय प्रभाव था। अब तो मोदी जी के खिलाफ उल्टी हवा चल रही है। पहले लोग मोदी जी का नाम लेकर वोट मांगते थे, मोदी जी के नाम लेना थोड़ा उत्तर प्रदेश में भाजपा वाले ही चल। कांग्रेस की क्या फिजा आप देख रहे हैं इस गठबंधन के बाद? देखिए, इसका सीधा लाभ दोनों दलों को मिला है। निर्वाचन क्षेत्र के हिसाब से किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, पर सीधी गणित है। पिछली बार लगभग 30%, 1-2% कम वोट 29-30% के बीच में समाजवादी पार्टी का था और लगभग 12% पिछले विधानसभा में कांग्रेस का था। उनका 29-30% और हमारा 12%, मिल जाए 42%, तो हम सबसे बहुत आगे निकल जाएंगे और 2/3 बहुमत हासिल कर लेंगे। और जो बहुत से इनडिसाइसिव वोट होते हैं, जिनको लगता है कि हमें इसे हराना है, कौन हरा सकता है, तो अब उनके सामने ये विकल्प हमने दे दिया, हम हरा सकते हैं, ये गठबंधन हरा सकता है। और अगर तुम नोटबंदी से नाराज हो तो आओ हमारे पास, हम सबक सिखाएंगे भाजपा को। तो ये विकल्प भी हमने दिया और मुझे लगता है ये प्रयोग सफल रहेगा। गठबंधन कांग्रेस का इतने डिले क्यों हुआ? मैं मानता हूं डिले हुआ, शायद समाजवादी पार्टी में जो कुछ चल रहा था वो न होता तो गठबंधन बहुत पहले हो जाता। देश के व्यापक हित में, सिर्फ अपने राजनीतिक हित में नहीं, प्रदेश के व्यापक हित में, क्योंकि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के रूप में आज उन पर कोई दाग नहीं है, साफ सुथरी इमेज है, तो उनके लिए ये आवश्यक था कि हम लोग एक गठबंधन में जाएं। तो उसी विचार विमर्श में देरी हुई, फिर दोनों बड़े दल थे, दोनों के आपस में सीटों को लेके गठबंधन में देरी हुई, तो सब कुछ मिला के सब विलम्ब यही रहा। तो अभी भी कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट है। लखनऊ मध्य में भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, तो समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट। देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि आज का पूरा दिन, कल बहुत रात में काम हुआ है, तो हमें ये देखना है कि विनेबिलिटी, जीत कौन सकता है, सपा या हम। कभी कभी उसमें भी भ्रम की स्थिति होती है, तो ऐसी परिस्थिति में ये विलंब स्वाभाविक है, पर इस विलंब को हम रोक लेंगे और सीधा मुकाबला दे सकें, इसलिए हमारे यहाँ कोई एक दूसरे के रास्ते में अवरोध नहीं बनेगा। समाजवादी पार्टी में जिस तरीके की अंतर्कलह रही है, तो क्या आपको लगता है उसके बाद भी समझौता, ये गठबंधन होना चाहिए था? एक विजेता के रूप में सिद्धांतों पर, आदर्शों पर, जिस तरह अखिलेश यादव जी ने क्रिमिनलाइजेशन के खिलाफ, अपराधीकरण के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके बाद विजेता बन के उभरे हैं, तो खास तौर से युवाओं में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की इमेज बेहतर हुई है। अच्छा, गठबंधन के बाद आपको ये नहीं लगता जो आपने इससे पहले नारे दिए थे, शीला दीक्षित को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, अब जनता के बीच में जाते हुए तो एक बार लोग पूछते नहीं होंगे आपसे कि पहले आपने शीला जी को प्रोजेक्ट किया था, अब आप अखिलेश जी को समर्थन दे रहे हैं? जाहिर तौर पर अखिलेश जी अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर गठबंधन जीतता है। निश्चित रूप से अगर गठबंधन जीतेगा तो अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री होंगे। मैं एक चीज बताऊं आपको, राजनीति में हालात के हिसाब से काम किया जाता है। आज जनता इस गठबंधन को पसंद कर रही है। राहुल और अखिलेश की जोड़ी क्लिक कर गई, सुपरहिट है। और इस सुपर यूपी को ये साथ पसंद है, वही मैंने कहा, यूपी को ये साथ पसंद है। राहुल अखिलेश संग संग हैं और इनका साथ रहना एक चीज की गारंटी है, अपराधी पास नहीं भटकने पाएंगे, विकास दुगनी गति से होगा और किसी भी हालत में भ्रष्टाचार या ऐसे समझौते नहीं होंगे। लेकिन सपा को तो यही माना जाता है कि अपराधियों को संरक्षण देते रहे, कानून व्यवस्था पर कंट्रोल नहीं रहा। यही तो दिक्कत थी, कि तो अब आरोप लगता था अखिलेश जी पे
कि उनके यहाँ 3 मुख्यमंत्री हैं, 4 मुख्यमंत्री हैं, साबित कर दिया कि वो सब पर भारी है और अकेला है, अकेला मुख्यमंत्री। दूसरा, आपराधिक छप के लोग जो हावी थे निकाल के उसने बाहर कर दिया, चाहे अपने हो चाहे पराए हो। यही उसकी, मैं कहूंगा, बहादुरी भरा कदम जो उसने उठाया राजनीति में, जोखिम भरा कदम उठाया। वो मुख्यमंत्री पद से हट सकता था, उसकी कुर्सी जा सकती थी, लेकिन उसने कुर्सी दांव पर लगा दी, पर उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए वो झुका नहीं। कांग्रेस और सपा का मिला जुला नारा है, यूपी को ये साथ पसंद है। उसके काउंटर में बीजेपी ने नारा दिया, यूपी के ये साथ पसंद है जो साथ चेहरे हैं, क्या कहेंगे? अच्छा हुआ 3 और नहीं लगाए, नहीं 10 हो जाते तो इतिहास के एक बात से उनकी तुलना हो जाती। देखिए, उनके यहाँ खींचतान इतनी है, आपस में एक नाम पर वो सहमत नहीं हो पाए। जनता से वादा करना पड़ता है कि आप हमें बहुमत दोगे तो ये मुख्यमंत्री बनेगा, वहीं चूक कर गई भाजपा। भारतीय जनता पार्टी नंबर 3 पर रहेगी। अब नोटबंदी का कितना इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आपके चुनाव प्रचार अभियान में? कहीं वो नोटबंदी आड़े तो नहीं आ रही है अजय स्टार कैंपेनर? देखिए, एक लाइन में कहूं तो ये नोटबंदी नहीं, देश के प्रगतिबंदी है, देशबंदी है। बिना किसी तैयारी के जिस तरह वो नोटबंदी लाए हैं, उससे देश को उन्होंने 10 साल पीछे कर दिया। भारत की प्रगति पर मोदी जी का ये कदम एक कलंक भरे अध्याय के रूप में भारत में याद किया जाएगा। और दुनिया के इतिहास में कभी अगर नोटबंदी की है तो फिर हिटलर ने की थी, या मुसोलिनी ने की थी, या कर्नल गद्दाफी ने की थी। इत्तेफाक से तीनों तानाशाह थे, और उस चौथे के साथ अब नाम जुड़ गया है श्री नरेंद्र मोदी जी का। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चुनाव प्रचार में तमाम तरीके के खर्च होते हैं, तमाम तरीके से लोगों को समझना पड़ता है, तो इस तरीके की जो सारी चीजें होती रही हैं उस पर कितना इम्पैक्ट पड़ा है नोटबंदी का? ये बड़ा व्यवहारिक कदम है। 27 लाख खर्च करने की, 28 लाख खर्च करने की परमिशन है, निकालने की छूट कितनी है? 24,000। अगर पैसा किसी के पास बैंक में हो भी तो कैसे निकाले, कैसे चुनाव लड़े? आप तो बड़े नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता, चुनाव आयोग में भी तो आप लोगों ने कुछ एप्लीकेशन, कुछ चिट्ठी पत्री किया होगा, क्या जवाब मिला चुनाव आयोग से? सभी दलों ने किया, और चुनाव आयोग ने ये सुझाव दिया कि ये 2 लाख रुपए तक निकालने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छूट दे, मना कर दिया। अब मजाक क्या है? धोखे पर धोखा, धोखे पर धोखा, यही भाजपा का चोखा काम है। अब क्या कह रहे हैं कि जब चुनाव बीत जाएगा लगभग, तो 20 या 22 फरवरी से वो कह रहे हैं कि 50,000 आप निकाल सकते हैं। यानी एक चुनाव होता है 3 हफ्ते का, तो 1.5 लाख सिर्फ आप बैंक से निकाल पाएंगे। आगे आइए, फिर कहते हैं हम 13 मार्च को फ्री कर देंगे, यानी कि जब 8 मार्च को चुनाव खत्म हो जाएगा, 11 को परिणाम आ जाएगा, तो आप पर विश्वास कौन करे मोदी जी? ये तो आप इसलिए कह रहे हो कि जनता का गुस्से का सामना नहीं करने पा रहे हो, तो आप उससे बचने के लिए कह रहे हो हम 11 मार्च कर देंगे। क्या माना जाए केवल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ही मोदी जी ने कुछ सोच समझ के, कुछ रणनीति के तहत ये नोटबंदी लागू की ताकि चुनाव में धन का दुरुपयोग न होने पाए? सच पूछिए, नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन भाजपा के नेताओं के भी समझ में नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि क्यों किया मोदी जी ने। अच्छी खासी सरकार चल रही थी, एक नोटबंदी से उन्होंने भाजपा बंदी कर दी। जो भारतीय जनता पार्टी एक की रेस में थी उत्तर प्रदेश में, अब 3रे स्थान पर चली गई। राजनीतिक रूप से वो समाप्त हो रहे हैं, बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है उनको चुनाव में। आज गांव में जब हम बोलते हैं, शहरों में भी बोलेंगे, देखिएगा जब बात करो तो इनके 15 लाख रुपए देने के वायदे का मजाक उड़ता है। पढ़े लिखे लोग पूछते हैं कि भाई आज तक चुनाव चल रहे हैं, हिम्मत नहीं पड़ रही रिजर्व बैंक की ये बता सके कि आपके बैंक में कितना पैसा जमा हुआ। 15 लाख करोड़, 16 लाख करोड़ हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं, तो यानी कि 90% से ज्यादा पैसा आ गया। तो सारा काला धन अब रहा कहाँ? काला धन तो आ गया। जो वायदा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काला धन लाने की कि और सबको 15-15 लाख दिया जाएगा, तो लोग यही तो मजाक में कह रहे हैं कि जो वादा था 15 लाख देने का वो तो दिया नहीं, और जो घर में रखा था वो भी उठा ले गए। तो मोदी जी के प्रत्याशियों को इस समय भयंकर रूप से जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। प्रमोद जी से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की है और आगे भी हमारा सिलसिला जारी रहेगा। ब्राह्मण भूखा तो सुदामा,
समझा तो चाणक्य। कि ब्रह्मा का काम पथ प्रदर्शन करना है तो मैं राय दे के जा रहा हूँ कि अपनी पासबुक आगे बढ़ा देना, कह देना जो वादा किया था 15 लाख वाला पहले से 15 लाख डाल दो, उसके बाद वोट की बात करना, वरना वोट की बात मत करना। ईमान की बात है, इंसाफ की बात है। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी पहुंच चुके हैं और देखेंगे कि किस तरीके से वो इस जनसभा को संबोधित करते हैं, क्या किस तरीके से कांग्रेस की नीतियों को बताने में सफल हो पाते हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर आप 2.5 साल पर गौर करें तो अच्छे दिन का वादा था, कहते थे मैं आऊंगा तो अच्छे दिन ले आऊंगा, लेकिन ऐसा दिन आया कि आपकी जेब में आपकी मेहनत की कमाई थी, लेकिन उस मेहनत की कमाई को उन्होंने रद्दी का टुकड़ा बना। तो ये हमारा वादा है, जैसे पिछली बार किया था, कर्जा माफ करेंगे, ये हमारा वादा है, ये तिरंगे का वादा है और ये हमने करके दिखाया। अनुपात पर मोहर लगेगी, हाथ पे पंजे में मोहर लगेगी, पंजे में। ऐसा क्यों? कैसा क्यों? क्योंकि 27 साल से इनका देश का प्रधानमंत्री जोकरी करता है और झूठ बोलता है। अभी उसने कहा था कि हम भाई भतीजेवाद, हमसे कोई टिकट न कहे, और सब भाई भतीजे सब दिए गए। ऐसे प्रधानमंत्री झूठी बोलने से क्या जरूरत है? तो अभी बराबरी के लग रहा है, बीजेपी का और सपा का। पूरे प्रदेश का समाजवादी पार्टी गठबंधन के विपक्ष में जा रहा है। हम लोग समाजवादी पार्टी और गठबंधन के साथ है। हमारे क्षेत्र का विकास करे, हमारी समस्याओं का समाधान करे, हम सारे लोग उसके साथ जाने का प्रयास करेंगे। या अभी तो बीजेपी का है, आगे चल के कुछ भी हो सकता है। नहीं, हमारे यहाँ तो यही है कि जो हमारा प्रत्याशी जो हमारे क्षेत्र से जो काम करेगा वही उसको विजयी बनाना है। अभी किसी को सोचा नहीं है? नहीं, सोच लिया है कि हम गठबंधन को ही देंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं और यहाँ पर भी पिछली जनसभा की तरह केंद्र की मोदी सरकार पर ही वे निशाना साध रहे हैं। ये चुनाव इसी मुद्दे पर है कि अगर 15 लाख है तो कम से कम बटन दबा दी, उसमें से आवाज निकलेगी कि मोदी जी आपने झूठ बोला था। इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की ये तीसरी जनसभा है। इसके साथ ही यह भी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया और यह भी दावा कर रहे हैं कि अगली सरकार गठबंधन की ही होगी। हम गुलदस्ते में शामिल हो गए तो गुलदस्ते को एक बोलना चाहिए। कांग्रेस हसरत की खेती हो, नफरत की खेती न हो, इसीलिए तो हम एक हुए। हमारा जोर कांग्रेस की तरफ से है। ये कांग्रेस पार्टी के ज्यादा जो कांग्रेस के स्टार प्रचारक प्रमोद तिवारी की ये 5वीं जनसभा है। जनसभा में एक बात जरूर कॉमन देखने को मिली है कि वो मोदी सरकार पर हमेशा हमलावर रहे हैं और बताने का प्रयास किया है कि देश को कितना पीछे ले जाने का काम केंद्र सरकार ने किया है। इसके साथ ही जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो जो बताने का प्रयास करते हैं वो ये है कि कांग्रेस ने ये गठबंधन क्यों किया। इस गठबंधन के फायदे भी वो गिनाते हैं और यह भी बताते हैं कि अगली सरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की ही प्रदेश में बनेगी। नौकरी पेशे का आदमी खुश नहीं, नोटबंदी से 2 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। घर में जो हमारी माँ बहनों से रखा था ये चला गया। आप बच्चे की फीस नहीं जमा कर पाए, जो मेहनत से कमा के रखे थे, बैंक में गए तो लंबी लाइन में खड़े होना पड़ा। और आज की तारीख में भी मैं कह रहा हूं, कोई खैरात आप नहीं मांग रहे हैं बैंक से वही मांग रहे हैं जो आपने जमा किया था। जब आप लेने जाते हैं तो कहा जाता है आप अपना पैसा नहीं ले सकते। आज मैं पढ़ रहा था अखबार में कि 13 मार्च के बाद ये जो 22,000 की भर्ती से ही हट जाएगी। ए भाई, 13 मार्च के बाद इसलिए कि 11 मार्च को चुनाव हो जाएगा इसलिए कह रहे हो? अगर हालात ठीक है तो आज से करो ना।
आज से नहीं कर रहे हो तो जैसे 15 लाख वाला तुम्हारा वायदा था, ये भी वायदा वैसे ही है, फिर कह दोगे। अगर आपकी भाजपा वाले वोट मांगने आए तो अपनी पासबुक उनके आगे कर देना, कह देना कि पिछला वायदा तुम्हारा था 15 लाख का। प्रमोद तिवारी जी हैं, ब्राह्मण हैं, कह गए हैं कि ब्राह्मण का काम पथ प्रदर्शन करना है, तो मैं राय देके जा रहा हूं कि अपनी पासबुक आगे बढ़ा देना, कह देना जो वादा किया था 15 लाख वाला, पहले इसमें 15 लाख डाल दो, उसके बाद वोट की बात करना, वरना वोट की बात मत करना। ईमान की बात है, इंसाफ की बात। प्रमोद जी अब यहाँ से प्रतापगढ़ के लिए निकलेंगे और हमारी टीम अब लखनऊ के लिए निकलेगी, लेकिन कुछ बातें मैं प्रमोद जी आपसे जान लेना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी को जिताइए, लेकिन क्षेत्र की जनता इस गठबंधन को पचा नहीं पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि इससे पहले आप शीला दीक्षित जी को लेकर आए थे विकास के नाम पर, उनको आपने विदा कर दिया, कुछ दिन बाद आप ये गठबंधन से भी बाहर हो जाएंगे, ऐसी फीलिंग क्यों? जब कोई गठबंधन होता है तो ढेरों सवाल उठते हैं, और उस गठबंधन का जवाब हम 5 साल, एक स्वर्णिम 5 साल उत्तर प्रदेश के विकास से देंगे। देखिए, 2 तरह के वोटर होते हैं, एक हमारा 30%, 12% उनका, 42% वो मिलेगा। और फिर एक मंच दिया है हमने कि जो लोग नोटबंदी से परेशान हैं, जो लोग देश को एक रखना चाहते हैं, सांप्रदायिक ताकतों से परेशान हैं, जो बसपा के भ्रष्टाचार से परेशान हैं, उनके लिए अखिलेश यादव के रूप में एक साफ सुथरा हमने चेहरा दिया है। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का साथ अगर होगा तो ये 2 नौजवानों का साथ होगा और आने वाला उत्तर प्रदेश। लेकिन जनता ये कहती है कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब तक रही है तो कानून व्यवस्था ध्वस्त रही, केंद्र में जब तक कांग्रेस की सरकार रही तो भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, तो ऐसे में हम गठबंधन के साथ क्यों खड़े हैं? देखिए, एक बात मैं कहूं आपसे, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर कोई हुआ है तो मोदी सरकार में नोटबंदी, लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार है। इसमें कार्ड यहां चलता है और कमीशन जाता है चीन। इससे बड़ा देश के हितों के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता। मैं पेटीएम की बात कर रहा हूं, अली बाबा एंड कंपनी, जिसमें शेयर है चाइनीज कंपनी का। कांग्रेस तो हमेशा मोदी पर हमलावर रही है, मोदी कांग्रेस पर हमलावर रही है, तो एक राजनीतिक बात हो गई है। कल जैसे मनमोहन जी ने भी कहा था कि मोदी ने कहा था कि मनमोहन जी पैरासूट पहनकर नहाते हैं, तो उसी तरीके की ये बात हुई। लेकिन प्रमोद जी, जनता इस बात का भी इंतजार कर रही है कि प्रियंका जी क्या राजनीति में आएंगी, डिम्पल जी के साथ उनका कोई रोड शो भी रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश को दोनों का संग बहुत भा रहा है। मैं तो गाजियाबाद से चला हूं, लगभग हर क्षेत्र में गया हूं। एक प्रबल जन समर्थन कांग्रेस और सपा गठबंधन को मिल रहा है। एक सवाल आपने कहा था कि जब तक सपा रही उसमें तमाम तरह के, आज हिम्मत दिखाई इस नौजवान अखिलेश ने भ्रष्टाचार से लड़ने की, अपराधियों को उसने बाहर किया और बसपा ने उनको बैठा लिया। जिन अपराधियों को उसने बाहर किया उनको भाजपा ने पकड़ लिया। तो आज कौन है इन अपराधियों को शरण देने वाला? भाजपा और बसपा। इसीलिए आप देखिएगा कि 2 ये हुआ चेहरे हैं, जो राहुल गांधी और अखिलेश, ये जनता की पहली पसंद बनेंगे। और शायद आजाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बहुमत के साथ अगर कोई सरकार बनेगी तो कांग्रेस और सपा की बनेगी। 2 पढ़े लिखे, खुले विचार वाले, प्रगतिशील नेताओं का गठबंधन है, जिसे जनता स्वीकार कर रही है। तो आपको नहीं लगता गठबंधन का जो फैसला लिया गया वो भी काफी लेट फैसला लिया गया? पहले चरण में तो आपाधापी रही, और अभी भी देखा जाए कई जगह पर कांग्रेस और सपा के उम्मीदवार आमने सामने है, चाहे वो अमेठी मामला हो या लखनऊ का हो या कहीं का। एक चीज बता दूं, जो कार्यकर्ता 5 साल जनसेवा करता है, पैसे खर्च करता है, पसीने बहाता है, उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि वो चुनाव लड़े। जब आप उसे गठबंधन में दूसरे को सीट दे देते हैं तो उसकी पीड़ा जायज। तो ये पीड़ा है, लेकिन ये कांग्रेस है। यहाँ लोग अपनी पीड़ा का इजहार करेंगे लेकिन फैसले का सम्मान करेंगे। यही कांग्रेस हमेशा करती है। ये आप पीड़ा आपकी जो जुबान से आई है, क्या दिल की भी यही पीड़ा है? आप भी पीड़ित महसूस कर रहे हैं इस गठबंधन के बाद जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता चुनाव लड़ने से वंचित रह गए? जब मैं किसी पीड़ित कार्यकर्ता को देखता हूं तो मन में दुख तो होता है, लेकिन व्यापक हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र को इन सांप्रदायिक, जातिवादी
और भ्रष्ट ताकतों से बचाने के लिए, जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था पंगु कर दी। 10 साल भारतवर्ष पीछे चला गया। अगर भारतवर्ष को बचाना है तो राहुल और अखिलेश को साथ आना था, इसलिए हम लोगों ने किया। बिल्कुल, प्रमोद जी हमारे साथ दिन भर रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे मुद्दों पर। इनका साफ कहना है कि अगली सरकार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की रहेगी और साथ ही जल्द ही प्रियंका और डिम्पल भी रोड शो में देखने को मिलेंगे।